नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है और आज हम 7 सितंबर के द हिंदू समाचार पत्र में आए कुछ महत्वपूर्ण समाचारों का विश्लेषण करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का समाचार विश्लेषण। सबसे पहले मैं आपको ये जानकारी दे देता हूं कि आज के इस सत्र में हम किन किन विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या कहा गया है, हम उस पर चर्चा करेंगे। संघवाद की भावना को आधार बना करके एक बहुत ही महत्वपूर्ण एडिटोरियल आज के समाचार पत्र में आया है, हम उस पर भी चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा तालिबान के मुद्दे से जुड़े हुए जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसको भी हम लोग यहाँ पर आज देखेंगे। श्रीलंका में खाद्य आपातकाल, इसको यहाँ पर एक्सप्लेन करने का प्रयास किया गया है, उसको भी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। और सबसे अंतिम में इन विषयों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये समाचार विश्लेषण। आज के पेपर के पेज नंबर 8 पर एक न्यूज आया जिसका शीर्षक है फिल ट्रिब्यूनल वैकेंसीज बाय सितंबर 13 सुप्रीम कोर्ट टेल सेंटर। और ये टॉपिक जीएस पेपर 2 पॉलिटी से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर यह जानकारी दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस जारी किया है केंद्र सरकार को, और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से राज्यसभा सांसद जयराम रमेश द्वारा ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की एक श्रृंखला का जवाब देने को कहा है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी इन ट्रिब्यूनल्स में जो वैकेंसीज हैं उनको लेकर के चिंता जाहिर किया है। यहाँ पर उनके द्वारा कहा गया है कि सरकार को जल्द से जल्द, यहाँ पर तो उनके द्वारा डेट भी दे दिया गया है कि सरकार को इस डेट के अंदर इन ट्रिब्यूनल्स में जो वैकेंसीज हैं उनको भरना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा देश में जिस तरीके से ट्रिब्यूनल्स में कामकाज हो रहा है उस पर असंतोष जताया गया है। उनके द्वारा ये कहा गया है कि इनमें जो बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स हैं उनमें स्टाफ की बहुत ज़्यादा कमी है, जिसके कारण ये ट्रिब्यूनल्स अपना काम सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। और इसीलिए सरकार के द्वारा ये कुछ कड़ी बातें केंद्र सरकार को कही गई हैं। अगर हम ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल की बात करें तो जो बिल अभी पास हुआ है वह अप्रैल 2021 में एक अध्यादेश की जगह लेता है, जिसके तहत लगभग 8 ट्रिब्यूनल को भंग करने की मांग की गई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिन ट्रिब्यूनल्स को यहाँ पर भंग करने का मांग किया गया था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूनल्स हैं। इसमें आपको फिल्म सर्टिफिकेशन एपलेट ट्रिब्यूनल दिख जाएगा, जिसको लेकर के बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे ट्राइब्यूनल्स हैं जिनको भंग करने की यहाँ पर मांग की गई थी और उनके काम को हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट में हस्तांतरित करने का मांग किया गया था। तो इसको लेकर के बहुत सारे कंट्रोवर्सीज हैं और जयराम रमेश के द्वारा इस पूरे बिल पर ही सवाल उठाया गया है। अगर हम इस बिल की बात करें तो यहाँ पर कहा गया है कि इन ट्रिब्यूनल्स में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक सर्च और सिलेक्शन कमेटी बनाया जाएगा, जो इन ट्रिब्यूनल्स में सदस्यों की नियुक्ति के ऊपर फैसला लेगा। और उसी के साथ साथ इस एक्ट में ट्रिब्यूनल के सदस्यों को हटाने का भी प्रावधान है। इसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हो जाता है कि केंद्र सरकार सर्च और सिलेक्शन कमेटी के सिफारिश पर किसी भी अध्यक्ष या सदस्य को पद से हटा सकता है, जिसके लिए विभिन्न नियम बनाए गए हैं। यहाँ पर कहा गया है कि ऐसा सदस्य जो किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो जिसमें नैतिक अधमता शामिल है, उसे यहाँ पर हटाया जा सकता है। ऐसा व्यक्ति जो अध्यक्ष या सदस्य के रूप में काम करने में अक्षम हो, या तो शारीरिक तौर पर या फिर मानसिक तौर पर, उसके आधार पर भी उसे हटाया जा सकता है। अगर किसी सदस्य के द्वारा, और अगर ये पाया गया कि किसी सदस्य के द्वारा अपने पद का दुरुपयोग किया गया है, तो उसके आधार पर भी उस व्यक्ति को ट्रिब्यूनल से हटाया जा सकता है। यहाँ पर सरकार का कहना है कि इन सारे नियमों से ट्रिब्यूनल्स के कामकाज में और अधिक जवाबदेही आएगी। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोगों के द्वारा इन ट्रिब्यूनल्स की स्वतंत्रता पर भी सवाल उठाया गया है, क्योंकि यहाँ पर सरकार इन ट्रिब्यूनल्स के सदस्यों का नियुक्ति करेगा, उनका वेतन तय करेगा, और इसी को लेकर के बहुत सारे लोगों के द्वारा इसके खिलाफ कोर्ट में याचिका डाला गया है। यहाँ पर राज्य न्यायाधिकरणों को लेकर के भी बहुत सारा असमंजस है। यहाँ पर यह कहा गया है कि राज्य न्यायाधिकरणों के लिए भी एक खोज सह चयन समिति बनाई जाएगी, और इस समिति में राज्य के मुख्य सचिव और संबंधित राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, जिनके पास वोटिंग का पावर होगा, वो इसके सदस्य होंगे। और इस समिति में राज्य के समान प्रशासनिक विभाग के सचिव
या प्रधान सचिव को शामिल किया गया है, लेकिन उन्हें मतदान का अधिकार नहीं दिया गया है। यहाँ पर यह भी बात कहा गया है कि राज्य न्यायाधिकरणों का जो सर्च कमेटी होगा, उस समिति का नेतृत्व वहां के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा किया जाएगा, लेकिन उनके पास निर्णायक मत का कोई भी प्रावधान नहीं है यहाँ पर। और इन सभी बातों को लेकर के ये कयास लगाया जा रहा है कि जिस तरीके से इसका स्ट्रक्चर रखा गया है, इस समिति में सदस्यों का जो स्ट्रक्चर रखा गया है, उससे केंद्र सरकार के द्वारा इन राज्य न्यायाधिकरणों में भी अपना मनमानी किया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जो इस समिति का नेतृत्व करेंगे, उनके पास कोई भी निर्णायक मत नहीं होगा। इसके अलावा इस समिति में जो प्रधान सचिव होंगे, उनके पास भी मत डालने का अधिकार नहीं है। तो इन सभी बातों को लेकर के आशंकाएं जताई जा रही हैं और इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केंद्र सरकार को इन सभी आशंकाओं का जवाब देने के लिए कहा गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये, इसको जरूर आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। आइए एक और एडिटोरियल की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 7 पर एक एडिटोरियल आया जिसका शीर्षक है स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म लाइज इन कंसल्टेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और ये टॉपिक जीएस पेपर 2 पॉलिटी से जुड़ा हुआ है। इस एडिटोरियल में ये समझाने का प्रयास किया गया है कि किस तरीके से हमारे देश के विभिन्न राज्य सरकारों के द्वारा केंद्र सरकार के द्वारा संवर्ती सूची के विषयों पर एक तरफा फैसले लिए जा रहे हैं, उसको लेकर के सवाल उठाए गए हैं। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं, उनकी भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर कहा गया है कि विभिन्न राज्य सरकारों ने संविधान की 7वीं सूची की संवर्ती सूची के विषयों पर महत्वपूर्ण कानूनों के अधिनियम में केंद्र के द्वारा एक पक्षवाद के बारे में चिंता व्यक्त की है। यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं। यहाँ पर केरल विधानसभा का एग्जाम्पल दिया गया है, जिनके द्वारा सर्वसम्मति से बिजली संशोधन विधेयक 2020 के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया गया, जबकि तमिलनाडु विधानसभा ने कृषि कानूनों के खिलाफ भी एक प्रस्ताव पारित किया है। यहाँ पर यह कहा गया है कि केंद्र के द्वारा इन सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर राज्यों को विश्वास में लिए बिना कई कानून पेश किए गए हैं, और जिसके कारण हमारे देश का जो संघीय सिद्धांत है वो कमजोर हुआ है। यहाँ पर यह कहा गया है कि लगभग 1 साल पहले संसद के द्वारा राज्यों से परामर्श किए बिना ही कृषि कानून को पारित किया गया था, जबकि आप सभी जानते हैं कि कृषि जो है वो राज्य सूची का विषय है, और राज्य सूची में जो प्रविष्टि 14 है वहां पर कृषि का जिक्र किया गया है। यहाँ पर केंद्र सरकार ने इन कृषि कानूनों को संवर्ती सूची में प्रविष्टि 33 यानी कि व्यापार और वाणिज्य खंड का हवाला देते हुए पारित किया है। तो यहाँ पर केंद्र सरकार ने संवर्ती सूची के प्रविष्टि 33 यानी कि व्यापार और वाणिज्य का हवाला देते हुए इन कानूनों को बिना किसी राज्य के साथ सलाह मशवरा किए पास कर दिया। यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बॉम्बे स्टेट बनाम FN बलसारा मामले का जिक्र किया गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ साफ कहा है कि यदि कोई अधिनियम राज्य सूची में दिए गए मामलों के अंतर्गत आता है, यानी कि वैसे विषय जो कि राज्य सूची में दिए गए हैं उनके अंतर्गत आता है, और संवर्ती सूची या फिर संघ सूची में किसी भी प्रविष्टि के साथ उसका सुलह संभव नहीं है, तो यह पूरा मामला राज्य विधानमंडल का मामला हो जाता है। आप यहाँ पर एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पर कृषि कानून पास किए गए थे और कृषि कानून राज्य सूची से संबंधित हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि संवर्ती सूची में जो प्रविष्टि 33 है वहां पर व्यापार और वाणिज्य का चर्चा किया गया है, और कृषि कहीं से भी इसका भाग नहीं है। यानी कि यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर ऐसे विषय जो कि राज्य सूची के हैं और वे विषय संवर्ती सूची और संघ सूची के किसी विषय से मेल नहीं खाते, तो यहाँ पर केंद्र सरकार को उन पर कानून बनाने से बचना चाहिए या फिर राज्यों का सलाह लेकर के ही कानून बनाना चाहिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है बात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बॉम्बे स्टेट बनाम FN बलसारा मामले में कहा गया। इसके अलावा यहाँ पर बंदरगाह प्राधिकरण अधिनियम 2021 का भी बात किया गया है। यहाँ पर कहा गया है कि जब ये अधिनियम पारित किया गया तब गोवा ने भी इसके खिलाफ आपत्ति जताया, और यहाँ पर सरकार के द्वारा कहा गया कि गैर प्रमुख बंदरगाह
चूंकि संवर्ती सूची की प्रविष्टि 31 के अंदर आते हैं और इसीलिए केंद्र सरकार इस पर कानून बना सकता है। यहाँ पर आपके द्वारा ये जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है कि भारतीय बंदरगाह अधिनियम 1908 के अनुसार जो भी गैर प्रमुख बंदरगाह हैं और उनसे जो संबंधित क्षेत्र हैं, उन सभी का नियंत्रण राज्य सरकारों के पास होता है। हालांकि यहाँ पर जो नया विधेयक पास किया गया है उसमें ये कहा गया है कि गैर प्रमुख बंदरगाहों के नियोजन, विकास और विनियम से संबंधित शक्तियां समुद्री राज्य विकास परिषद को हस्तांतरित की जाएंगी। और आपको ये पता होगा कि समुद्री राज्य विकास परिषद केंद्र सरकार के नियंत्रण में काम करता है, यानी कि इनडायरेक्टली यहाँ पर जो छोटे बंदरगाह हैं उन पर भी केंद्र सरकार अपना नियंत्रण करना चाहती है इस विधेयक के जरिए। यहाँ पर उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल जैसे राज्यों ने भी इस विधेयक पर आपत्ति जताया है, जिसमें उनके शक्तियों को जब्त करने का प्रयास यहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है। आप सभी को याद ही होगा कि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल जैसे विभिन्न राज्यों ने भी बिजली संशोधन विधेयक 2020 के खिलाफ अपनी आपत्तियां जताई हैं। और आप सभी को यह भी पता होगा कि बिजली से संबंधित क्षेत्र संवर्ती सूची की प्रविष्टि 38 के अंदर आते हैं, यानी कि जो भी मामले संवर्ती सूची के अंदर आ रहे हैं उनके बारे में केंद्र सरकार के द्वारा जो भी कानून लाए जा रहे हैं वह इन राज्यों के साथ विचार विमर्श किए बिना लाए जा रहे हैं। और इसीलिए देखने को मिल रहा है कि जब भी सरकार संवर्ती सूची के विषयों पर कोई भी विधेयक लेकर के आती है तो बहुत सारे राज्यों के द्वारा इसका विरोध किया जाता है। यहाँ पर चिंता के कारणों की भी चर्चा की गई है कि हमारे संविधान में संवर्ती सूची को बनाने का एक ही मकसद था कि वैसे विषय जो पूरे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है वहां पर ऐसे कानून बनाए जाएं जो पूरे देश में एक समान हो। और इसीलिए ये कहा गया था कि जब भी इन विषयों पर केंद्र सरकार कानून बनाएगा तो केंद्र सरकार संबंधित राज्यों से विचार विमर्श करेगा और उसके हिसाब से एक ऐसा कानून बनाया जाए जो पूरे देश के राज्यों को मान्य हो। यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहा गया है। यहाँ पर संविधान सभा में संवर्ती सूची को लेकर के जो चर्चा हुई उसका जिक्र किया गया है और यहाँ पर संविधान सभा के सदस्य केटीएम अहमद इब्राहिम साहिब बहादुर की उस चिंता के बारे में बताया गया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर हम संवर्ती सूची बनाते हैं तो आगे चल करके केंद्र सरकार संवर्ती सूची के विषयों में कानून बनाते समय अपना मनमाना व्यवहार कर सकता है। और जो चिंता उनके द्वारा जाहिर किया गया था वो अब सच हो रहा है। यहाँ पर सरकारिया आयोग का जिक्र किया गया है और सरकारिया आयोग ने भी अपने रिपोर्ट में विशेष रूप से सिफारिश किया था कि आपसी परामर्श और सहयोग के बाद ही संवर्ती सूची के विषयों पर काम होना चाहिए। यहाँ पर सरकारिया आयोग के द्वारा यह सिफारिश किया गया था कि केंद्र सरकार संवर्ती सूची के तहत किसी विषय पर जब कानून बनाएगा तो यहाँ पर उसका उद्देश्य कानून का एक रूपता होना चाहिए, ना कि अपनी मनमर्जी। तो बहुत ही स्पष्ट बात यहाँ पर सरकारिया आयोग के द्वारा कहा गया, जिस भावना से संविधान में संवर्ती सूची को बनाया गया था कि ऐसे विषय जो हमारे पूरे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है वहां पर केंद्र और राज्य एक दूसरे से परामर्श करके ऐसे कानून बनाएंगे जिससे पूरे देश में उन कानूनों में एक रूपता रहेगा। उसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार को इन विषयों पर कानून बनाना चाहिए। यहाँ पर संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग यानी कि द नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे हम वेंकटचलैया आयोग के नाम से भी जानते हैं, उसकी सिफारिश का भी जिक्र किया गया है, जहां पर यह कहा गया था कि संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत स्थापित अंतर राज्य परिषद के माध्यम से राज्यों के साथ सामूहिक परामर्श करके ही संवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र सरकार को कोई कानून बनाना चाहिए। यहाँ पर एसआर बोम्बई बनाम भारत संघ के मामले का भी जिक्र किया गया है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसा ही मत दिया था। तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल दिए गए हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर यह समझाने का प्रयास किया गया है कि हमारे संविधान में संवर्ती सूची को जो बनाने का मकसद था उसे केंद्र सरकार के द्वारा समझा नहीं गया है
और इसी को देखते हुए इस एडिटोरियल में केंद्र सरकार के द्वारा जो कुछ कानून पास किए गए हैं उसको लेकर के आलोचना किया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, इसको आप लोग बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे और जो बातें मैंने आपको यहाँ पर बताई हैं उसको सुनने के बाद आपको ये एडिटोरियल और ये टॉपिक पर आपकी समझ और ज़्यादा मजबूत होगा। आइए एक और एडिटोरियल का हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 6 पर एक एडिटोरियल आया जहां पर तालिबान लेड अफगानिस्तान और चाइना के बीच में जो संबंध है उसकी चर्चा की गई है और ये टॉपिक जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब से तालिबान के द्वारा अफगानिस्तान पर कब्जा किया गया है उसके बाद से ही उसके द्वारा चाइना को वहां पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए बुलावा दिया जा रहा है और चाइना के द्वारा भी ऐसा दिखावा किया जा रहा है कि वह अफगानिस्तान पे जो तालिबान का शासन होगा उसे मान्यता दे सकता है। और यहाँ पर यह बताने का प्रयास किया गया है कि किस तरीके से संयुक्त राज्य अमेरिका ने अफगानिस्तान को छोड़ करके एक बहुत ही अच्छा काम किया है। यहाँ पर ब्राउन यूनिवर्सिटी के एक अनुमान का जिक्र किया गया है जिसमें यह बताया गया है कि 2001 के बाद से ही यूएस के द्वारा अफगानिस्तान में 2.26 ट्रिलियन डॉलर खर्च किए गए हैं, जिसमें से 1.53 ट्रिलियन डॉलर रक्षा पर खर्च किया गया है। इतना खर्च करने के बाद भी अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था पर कोई असर नहीं हुआ और उसकी 90% आबादी अभी भी गरीबी रेखा के नीचे रहता है। यहाँ पर इस बात का जिक्र किया गया है कि अफगानिस्तान में कुछ बहुत ही मूल्यवान खनिज पाए जाते हैं और चीन की नज़र इन्हीं विशाल भंडारों पर है और इसीलिए कहा जाता है कि जिस तरीके से अमेरिका ने अफगानिस्तान को छोड़ा है वह एक तरीके से चीनी कूटनीति की विजय है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने का प्रयास किया गया है। यहाँ पर BRI योजना का जिक्र किया गया है और ये कहा गया है कि चीन चाहता है कि वह अफगानिस्तान के साथ दोस्ती करे, क्योंकि चीन के द्वारा जो इस योजना में पैसे लगाए जा रहे हैं वह जोखिम में पड़ सकते हैं अगर चीन का रिश्ता अफगानिस्तान के साथ अच्छा नहीं होता है तो। और इसीलिए चीन तालिबान के साथ बातचीत कर रहा है, उसके साथ अपने संबंधों को अच्छा कर रहा है। यहाँ पर चीन के द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया और अफ्रीका में जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट किया गया है उसका जिक्र किया गया है और कहा गया है कि चीन के द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में और अफ्रीका के देशों में जो इन्वेस्टमेंट किया गया उससे चीन को बहुत ही फायदा हो रहा है। दक्षिण पूर्व एशिया में उत्पादन का लागत बहुत ही कम आता है और इसीलिए अगर चीन अपनी कंपनियों को दक्षिण पूर्व एशिया या फिर अफ्रीका के देशों में ट्रांसफर करता है तो इससे उसको फायदा होता है। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि इन देशों में इन्वेस्टमेंट करने से चीन के उद्योगों को एक बहुत ही बड़ा बाजार मिल गया है और यहाँ पर चीन उसी तरीके से अफगानिस्तान और पाकिस्तान में भी इन्हीं रणनीतियों की नकल करना चाहता है। यहाँ पर चीन सरकार का ये कहना है कि अगर ये BRI परियोजना पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है तो इस क्षेत्र के लगभग 4.4 बिलियन लोगों को इससे फायदा होगा और एक दशक के भीतर 2.5 ट्रिलियन डॉलर का व्यापार होगा। लेकिन यहाँ पर एक आशंका भी जताया गया है। यहाँ पर कहा गया है कि इस परियोजना के ऊपर जो सबसे बड़ा छाया है वह आतंकवाद का है। यहाँ पर कहा गया है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की तुलना दक्षिण पूर्व एशिया के देशों से नहीं की जा सकती। यहाँ पर जो हालात हैं वो काफ़ी बदले हुए हैं। आपको पता होगा कि हाल ही में काबुल में, ग्वादर में आत्मघाती हमले हुए हैं, जिससे ये पता चलता है कि तालिबान का जो शासन आया है अफगानिस्तान में उसके चलते बहुत सारे आतंकवादी संगठन जिसमें अल-कायदा, दाइश और इस्लामिक स्टेट शामिल हैं, इन समूहों का पुनरुत्थान हो सकता है, जो कि इस क्षेत्र में किए गए इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आप सभी जानते हैं कि आतंकवाद के कारण कोई भी व्यवसाय वहां पर पनप नहीं सकता। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि तालिबान को पूर्वी तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट का समर्थक माना जाता है और इसी संगठन के द्वारा चीन के उइगुर प्रांत में चीनी सेना का और चीन के प्रभुत्व का विरोध किया जाता है। और इसको देखते हुए यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि अगर चीन ये समझता है कि जिस तरीके से उन्होंने अफ्रीका में और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में इन्वेस्टमेंट करके बहुत बड़ा फायदा कमाया है, वैसा यहाँ पर नहीं है।
खास करके तालिबान एक ऐसा गुट है जो कि बहुत सारे आतंकवादी संगठनों को समर्थन करता है और इसको देखते हुए यहाँ पर अगर चीन के द्वारा अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो कहीं उसका हाल अमेरिका के इन्वेस्टमेंट की तरह ना हो जाए। आइए एक और न्यूज़ का हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 11 पर एक न्यूज़ आया जिसका शीर्षक है व्हाट इज द फूड इमरजेंसी इन श्रीलंका, और ये टॉपिक जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ा हुआ है। आप सभी जानते होंगे कि 30 अगस्त 2021 को श्रीलंका के राष्ट्रपति के द्वारा सार्वजनिक सुरक्षा अध्यादेश में निहित शक्तियों का उपयोग किया गया और अपने देश में आवश्यक खाद्य पदार्थों के वितरण से संबंधित आपातकालीन नियमों की घोषणा की गई। यहाँ पर सरकार के द्वारा जनता को कम कीमतों पर धान, चावल, चीनी सहित अन्य आवश्यक खाद्य पदार्थों का वितरण करने का फैसला लिया गया है और यहाँ पर सरकार के द्वारा बाजार की अनियमितताओं और जमाखोरी को रोकने का भी प्रयास किया गया है। अब यहाँ पर बहुत सारे इंटरनेशनल मीडिया के द्वारा यह चर्चा किया गया कि अफगानिस्तान में खाने पीने के सामान की कमी हो गई है और इसी को यहाँ पर समझाने का प्रयास किया गया है। यहाँ पर ये जो अटकलें लगाई गई हैं विदेशी मीडिया में, उसके कुछ कारण भी हैं। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि श्रीलंका इन आवश्यक चीज़ों के लिए आयात पर निर्भर करता है। वहाँ पर पेट्रोलियम, चीनी, डेयरी उत्पाद, गेहूँ और दवाइयों का आयात किया जाता है और इसीलिए यहाँ पर ये कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि श्रीलंका में इन सभी वस्तुओं की कमी हो गई हो। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि जिस तरीके से श्रीलंका का विदेशी मुद्रा का भंडार घटा है उससे भी ये कयास लगाए गए हैं। यहाँ पर यह डेटा दिया गया है कि नवंबर 2019 में श्रीलंका के पास $7.5 बिलियन का विदेशी मुद्रा भंडार था, लेकिन वह जुलाई 2021 में $2.8 बिलियन ही रह गया। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था में भी भारी कमी आई है और वहां के सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका के अनुसार इस साल डॉलर के मुकाबले श्रीलंकाई रुपए में 10.1% की गिरावट आई है और पिछले हफ्ते $1 के मुकाबले वहां की जो करेंसी थी वह 200 के आसपास थी और इन सभी के कारण वहां पर जो है महंगाई भी बढ़ा था। इन सभी के दामों में बहुत ज़्यादा तेजी देखा जा रहा था और इन्हीं सभी ट्रेंड को देखते हुए इंटरनेशनल मीडिया के द्वारा यह कयास लगाया गया कि श्रीलंका में खाने पीने की चीज़ों की कमी हो गई है। यहाँ पर इन सभी का जवाब सरकार के द्वारा दिया गया और कहा गया कि श्रीलंका में भोजन की कमी नहीं है, यहाँ पर जो महंगाई है वह कृत्रिम है, यानी कि जमाखोरी की वजह से खाद्य पदार्थों की कीमतें यहाँ पर बढ़ रहे थे और उसी को देखते हुए श्रीलंका की सरकार के द्वारा ऐसा फैसला लिया गया ताकि कृत्रिम महंगाई को रोका जा सके। तो इन्हीं सभी बातों का यहाँ पर जिक्र करके यहाँ पर समझाने का प्रयास किया गया है कि आखिर श्रीलंका में जो फूड इमरजेंसी की बातें कही जा रही थी उसमें कितनी सच्चाई है, सरकार का क्या कहना है इन कानूनों को लागू करने के बाद। आइए एक और एडिटोरियल के हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 6 पर एक एडिटोरियल आया जिसका शीर्षक है फ्रॉम फाइटर्स टू रूलर। बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है और ये एडिटोरियल भी जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ा हुआ है। आप सभी जानते हैं कि तालिबान के द्वारा अफगानिस्तान में सरकार बनाने के ऊपर चर्चाएं की जा रही हैं और यहाँ पर जो देरी हुआ है उसको लेकर के ये बताने का प्रयास किया गया है कि आखिर ये देरी क्यों हुआ है। यहाँ पर कहा गया है कि सरकार की संरचना को लेकर के तालिबान के विभिन्न गुटों के बीच में काफ़ी मतभेद है। यहाँ पर यह बताया गया है कि हेलमंद, कंधार में तालिबान का जो नेतृत्व है और दोहा में जो राजनीतिक कार्यालय में जो लोग हैं उन्हें उदारवादी माना जाता है, जबकि जो मूल अफगान तालिबान हैं और पाकिस्तान स्थित हक्कानी नेटवर्क है वह कम उदारवादी हैं और इन्हीं गुटों के बीच में काफ़ी मतभेद होने के कारण अफगानिस्तान में सरकार का गठन अभी तक नहीं किया गया है। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि कैबिनेट के विभागों को लेकर के और 34 प्रांतों में राज्यपाल की नियुक्ति को लेकर के भी तालिबान के विभिन्न गुटों के बीच में मतभेद थे और इसीलिए वहां पर सरकार का गठन अभी तक नहीं हो पाया। यहाँ पर इस एडिटोरियल के सबसे अंतिम भाग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कहा गया है। यहाँ पर यह बताने का प्रयास किया गया है कि जिस तरीके से अफगानिस्तान में तालिबान के द्वारा सरकार बनाया जाता है उसी पर निर्भर करेगा कि भारत
उसके साथ बातचीत करेगा या नहीं। अगर वहां की सरकार में हक्कानी ग्रुप को कोई पद दिया जाता है तो भारत के लिए तालिबान के साथ संबंध बनाना या बातचीत करना मुश्किल हो सकता है। इसी एडिटोरियल में यह भी कहा गया है कि भारत सरकार को तालिबान के ऊपर दबाव बनाना चाहिए, खास करके यूएन में। यहां पर यह कहा गया है कि भारत के द्वारा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में तालिबान शासन को मान्यता देने के किसी भी प्रयास को रोकना चाहिए और तब तक रोकना चाहिए जब तक कि तालिबान इस बात पर राजी नहीं हो जाता कि वो वहां की जनता के आकांक्षाओं के अनुरूप वहां पर शासन करेगा। यहां पर यह भी कहा गया कि भारत के द्वारा तालिबान नेताओं को 1988 प्रतिबंधित समिति, जिसकी अध्यक्षता भारत करता है, वहां से बरी नहीं करना चाहिए और उनके नामों को वहां पर तब तक रोक करके रखना चाहिए जब तक कि तालिबान वहां पर अच्छा शासन करने का बात नहीं मान लेता। यानी कि यहां पर जो दबाव बनाया जाएगा भारत के द्वारा, उसका असर अफगानिस्तान में बनने वाली सरकार पर दिखेगा और हो सकता है कि इस बार जो सरकार बने वह अफगानिस्तान की जनता के भावनाओं के अनुरूप बने। आइए एक और न्यूज को यहां पर देख लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 1 पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज आया जिसका शीर्षक है तालिबान क्लेम टोटल कंट्रोल एज पंजशीर रेस्टान फोल्ड्स, और ये टॉपिक भी जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ा हुआ है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पंजशीर अभी तक तालिबान के हाथों में नहीं आया था और उसको देखते हुए जो तालिबान के द्वारा दावा किया गया वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि इसका खंडन नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट के द्वारा किया गया है जो कि पंजशीर में तालिबान के खिलाफ लड़ रहा है। आप सभी जानते होंगे कि 40 वर्षों से पंजशीर को किसी के द्वारा भी हथियाया नहीं जा सका है, चाहे वो रूस हो चाहे वो तालिबान। और इसको देखते हुए जो विक्ट्री की यहाँ पर घोषणा की गई है तालिबान के द्वारा वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये इसलिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अगर ऐसा सही में हुआ है तो अब तालिबान के खिलाफ खड़ा होने वाला वहां पर कोई भी बड़ा ग्रुप नहीं है। आइए अब आज के विषयों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों को देख लेते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 है, राज्यों को विश्वास में लिए बिना एक तरफा कानून बनाने पर राज्यों के द्वारा और अधिक विरोध होगा, इसीलिए केंद्र को यह याद रखने की जरूरत है कि संघवाद की भावना परामर्श में निहित है। इस कथन का मूल्यांकन करें। तो इसका उत्तर लिखते समय आप भूमिका में विभिन्न राज्य सरकारों के द्वारा जिस तरीके से केंद्र सरकार के द्वारा बहुत सारे महत्वपूर्ण कानूनों पर, खास करके समवर्ती सूची के विषयों के कानून में उनके साथ सलाह मशवरा नहीं किया गया, उसका आप यहाँ पर उल्लेख कर सकते हैं। और मुख्य भाग में आप बहुत सारी समितियों के द्वारा समवर्ती सूची के विषयों को लेकर के क्या कहा गया है आप उसका भी यहाँ पर उल्लेख करें। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 है, ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल पर चर्चा करें। यहां पर आपको यह बताना होगा कि ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल की आवश्यकता क्यों पड़ी, उसकी क्या अच्छाइयां हैं और उसको लेकर के क्या आशंकाएं हैं लोगों के मन में। आशा करता हूं कि आपको आज का ये समाचार विश्लेषण पसंद आया होगा। सारे टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इन सभी को आप रिवाइज कर लेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं समाचार विश्लेषण के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।